प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। प्रिय विद्यार्थियों, भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 12 में ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे थे और अंतिम हमने प्राथमिक व्यवसाय में आखेट पे चर्चा की थी और एक नए टॉपिक के साथ आज संग्रहण यानी गैदरिंग। आखेट की उस परिस्थिति में हमने देखा था कि किस प्रकार से विभिन्न विभिन्न देशों में आखेट की गतिविधि अपनाई जाती हैं। मनुष्य के द्वारा कील, औजार, विषाक्त बाणों और विभिन्न प्रकार के औजारों के माध्यम से विश्व में कनाडा, उत्तरी साइबेरिया, कलाहारी मरुस्थल, कॉन्गो बेसिन में आखेट की जो प्रमुख रूप से प्राथमिक व्यवसाय का एक अंग है को अपनाया जाता है। उसी के दरमियान सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है संग्रहण यानी कि गैदरिंग का पार्ट होता है। और इसमें हम देखेंगे गैदरिंग किस प्रकार से, संग्रहण किस प्रकार से और कौन कौन से क्षेत्रों में मुख्य रूप से देखा जाता है। खाद्य संग्रहण भी मनुष्य का सबसे पुराना व आर्थिक दृष्टि से निम्न क्रम का व्यवसाय है। जिस तरह से आखेट की गतिविधियाँ होती हैं ठीक उसी प्रकार से संग्रहण की गतिविधि भी होती है। और खाद्य संग्रहण भी मनुष्य का सबसे पुराना यानी कि भोजन के लिए, किसके लिए? भोजन के लिए, भोजन के लिए मुख्य रूप से अपने उदर पूर्ति के लिए किया जाने वाला क्रियाकलाप था। तो ये सबसे पुराना और आर्थिक दृष्टि से सबसे निम्न क्रम का यह व्यवसाय माना जाता है। सामाजिक व प्रौद्योगिकी विकास के साथ इस व्यवसाय का महत्व कम होता जा रहा है। जैसे जैसे समाज आगे की ओर बढ़ रहा है और प्रौद्योगिकी विकास जिस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, इस व्यवसाय का जो महत्व है वह कम होता जा रहा है। समय के साथ साथ इसमें इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब कुछ हज़ार लोग ही इस व्यवसाय में संलग्न हैं। मानव अपनी रोटी, कपड़ा और मकान तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करता है। देखिए, ये बात उस समय की है जब मानव ने अपना जीवन यापन करना प्रारंभ किया था और जंगलों में निवास करता था। तो उस समय उसके पास आखेट और संग्रहण की दो ही गतिविधियाँ होती थी, जिसके माध्यम से आखेट से पशुओं का शिकार करना और जंगलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमंतु प्रकार से वह संग्रहण की गतिविधि करता था। तो उसी के साथ ही मानव अपनी रोटी, कपड़ा और मकान, क्योंकि खाने के लिए, उदर पूर्ति के लिए रोटी की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता होती है। अपने तन को ढकने के लिए यानी कि वर्षा के समय, अत्यधिक गर्मी के समय जब तापमान बहुत अधिक होता है और शीत के समय जब बहुत अधिक ठंड होती है, तो अपने तन को ढकने के लिए, सुरक्षित करने के लिए कपड़े की उसकी आवश्यकता होती है। और फिर एक बड़े परिवार को एक स्थायी जगह पर, एक बड़े परिवार को एक छत देने के लिए उसे मकान की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से मनुष्य, मानव की सामान्य तीन प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान, तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का वो संग्रह करता है। और यदि इसके अलावा उसे कोई दूसरी आवश्यकता होती है, ठीक है, जैसे पढ़ने के लिए किताबों की आवश्यकता होती है, लिखने के लिए पेन की आवश्यकता होती है, ठीक है, ऐसे अन्य अन्य जो आवश्यकताएं होती हैं उनको संग्रहित करने के लिए संग्रहण का कार्य किया जाता है। यदि हम बात करें इस व्यवसाय में संलग्न लोग जंगलों में फल, कंदमूल, नट, बेरी, जड़ों, पत्तों आदि का संग्रहण करते हैं। ये लोग कृषि नहीं करते तथा पशुओं को भी पालतू नहीं बनाते। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले हमने आखेट की चर्चा की। तो आखेट की गतिविधि में क्या हो रहा है कि आखेट में जो मनुष्य है वह पशुओं का शिकार करता है, ठीक है। इसका मतलब पशु और मानव के बीच में बहुत बड़ा गैप है। पशु और मानव के बीच में बहुत बड़ा गैप है और मानव पशु को यूँ कहें कि दुश्मन मानता है या डर के कारण वे उसे अपने पास में नहीं आने देता, इसलिए वो उसका शिकार करता है, ठीक है। आखेट की गतिविधि, फिर संग्रहण की गतिविधि, आखेट की गतिविधि और फिर संग्रहण गतिविधि। तो इन दोनों में ही पशु नील थे, मतलब पशुदान नहीं था,
बस पशु आखेट के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब मत्स्य पालन प्रारंभ हुआ और पशुपालन प्रारंभ हुआ, तो फिर जो पशु थे उनको धीरे धीरे पालतूकरण के रूप में लाया गया या उन्हें पालतू बनाया गया। ये समय के साथ साथ सब चलता चला गया। लेकिन संग्रहण की एक्टिविटी में भी जो पशु थे वह इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, और जब पशु इन्वॉल्व नहीं थे तो कृषि कार्य भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो इसका मतलब संग्रहण की क्रिया में कृषि कार्य भी नहीं था और पशु भी नहीं थे, इन्हें पालतू भी नहीं बनाया गया। ये पर्यावरण से छेड़छाड़ नहीं करते थे और न्यूनतम परिश्रम से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का सेवन करते थे। ठीक है, पर्यावरण से छेड़छाड़ नहीं होती थी क्योंकि ये उस माहौल में रहते थे जहाँ इन्हें ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु के समय सुरक्षित माहौल में रहना है, तो ये उतना ही उपयोग करते थे जितनी इनकी आवश्यकता हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा कि संग्रहण की प्रमुख आवश्यकता क्या रही, संग्रहण क्यों किया गया, इसके पीछे कारण क्या रहा, इसकी हमने चर्चा की। देखिए इस चित्र के माध्यम से कि ये व्यक्ति जो है ये जो बचते हैं पत्ते या कुछ हिस्सा जो होगा वो अपनी उदर पूर्ति के लिए भी उपयोग में लेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संग्रहण के प्रमुख रूप से कौन कौन से क्षेत्र हैं। संग्रहण के प्रमुख रूप से कौन कौन से क्षेत्र हैं। देखिए नंबर 1 मलाया प्रायद्वीप। ठीक है, कौन सा प्रायद्वीप है? मलाया प्रायद्वीप। अभी मैं आपको मैप में बता दूंगा। मलाया, विद्यार्थियों आपको याद होगा हमने पहले भी मलाया के बारे में अध्ययन किया था। जब हम आखेट की चर्चा कर रहे थे तो आपको याद होगा मलाया में सेमांग और सकाई जनजाति की हमने वहाँ पहले भी चर्चा की थी, आपको याद है। मलाया प्रायद्वीप जो रीजन है ये मलेशिया का रीजन ही है। ठीक है, मलाया प्रायद्वीप। सेकंड है अमेजन बेसिन में बोरो जनजाति। अमेजन बेसिन में बोरो जनजाति, आपको याद होगा दोस्तों अमेजन बेसिन हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, अमेजन बेसिन हमने आखेट में पढ़ा था जहाँ पे जीवारो और यागुआ जनजाति द्वारा आखेट गतिविधि होती थी, और ये अमेजन बेसिन है जहाँ पे बोरो जनजाति द्वारा संग्रहण की गतिविधि होती है। कालाहारी बुशमैन जनजाति द्वारा, ये हमने पहले भी पढ़ा था। कालाहारी क्षेत्र में बुशमैन जनजाति द्वारा पर्वत, जिन भी महाद्वीपों के पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर संग्रहण की क्रिया होती है, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पेड़ों पर फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, पत्ते होते हैं और जंगली जानवर भी निवास करते हैं, इसलिए यहाँ पर आखेट की क्रिया भी होती है और संग्रहण की क्रिया भी देखने को मिलती है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग, दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग जिसमें हम इंडोनेशिया द्वीप समूह की बात करते हैं, मलेशिया की बात करते हैं, ठीक है, थाईलैंड की बात करते हैं, वियतनाम की बात करते हैं, ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं। इनके आंतरिक भागों में भी संग्रहण की एक्टिविटी होती है, संग्रहण की क्रियाएं भी देखने को मिलती है। यानी गैदरिंग का जो प्रोसीजर है वो मोस्टली, यदि हम देखें इन जितने भी रीजन को हमने देखा तो मोस्टली ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। कौन से क्षेत्र में? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और आखेट की भी यदि हमने चर्चा की तो आखेट भी मोस्टली उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर आखेट और संग्रहण की एक्टिविटी होती है। आधुनिक काल में भोजन संग्रहण के कार्य का कुछ भागों में व्यवसायीकरण भी हो गया। अब धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको पहले हमने पढ़ा था प्राचीन काल, फिर मध्यकाल और फिर आधुनिक काल, तो आधुनिक काल में भोजन संग्रहण आधुनिक कार्य के रूप में भी होने लगा। जैसे भी मैंने बताया कि कुछ मानव के द्वारा, कुछ मनुष्यों के द्वारा पेड़ों की पत्तियों को लाना, ठीक है, जो महत्वपूर्ण पत्ते होते हैं उन पत्तियों में बड़े बड़े पत्ते होते हैं उनको गैदरिंग करके लाना, व्यवसायिक रूप में उन्हें बेचना भी होता है और परिवार की आजीविका के लिए, परिवार की उदर पूर्ति के लिए भी चलाना होता है। दोनों में ये काम आ जाता है। ये लोग कीमती पौधों की पत्तियाँ, छाल व औषधियाँ पौधों को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का भी कार्य करते हैं। जैसे मैंने बताया कि लोग कीमती पौधों की पत्तियाँ, जो इम्पोर्टेंट पौधे होते हैं जिससे औषधि प्राप्त होती है, ठीक है, जिसको खाने से औषधि प्राप्त होती है या फिर कहीं ना कहीं वो उपयोगी होते हैं, उनकी पेड़ों की जो छाल होती है वो महत्वपूर्ण होती है। औषधि वाले जो पौधे होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनको सामान्य रूप से इनको थोड़ा साफ करके, ठीक है, धोकर या अन्य कोई ऐसी गतिविधि अपनाकर उसे थोड़ा बहुत संशोधित कर देते हैं और बाज़ार में बेचने के भी कार्य करते हैं, जिसके माध्यम से इन्हें आजीविका भी प्राप्त होती है। मोस्टली आज भी वर्तमान में हम यदि किसी गांव के क्षेत्र में जाएं या
ऐसे क्षेत्र में जाएं जहाँ पर शहरीकरण नहीं हो और केवल वहाँ ग्रामीण व्यवसाय ही हो, तो वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलेगा जहाँ पर महिलाओं के द्वारा या पुरुषों के द्वारा जंगलों में जाकर, ठीक है, या पर्वतीय क्षेत्रों में जाकर विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, विभिन्न प्रकार की छाल या पत्तों के द्वारा संग्रहण किया जाता है और उन्हें एक छोटे मार्केट में लाकर बेच दिया जाता है, जिसके माध्यम से उन्हें आजीविका का साधन भी प्राप्त हो जाता है। उसके बाद विभिन्न वृक्षों की छालों का उपयोग कुनेन बनाने में, ठीक है, चमड़ा तैयार करने में व कॉर्क तैयार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में भी हो गया कि जो छोटा व्यवसाय होता है उसके रूप में कुनेन बनाना, चमड़ा तैयार करना और कॉर्क तैयार करने के लिए भी ये कार्य किया जाता है। पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ, पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ के रूप में दवाइयाँ, विक्रांति वर्धक वस्तु बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो पेड़ की छाल होती है, पेड़ की टहनियाँ होती हैं, उनके द्वारा भी कुछ ऐसे औजार बनाए जाते हैं, ऐसे खिलौने बनाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्रांतिवर्धक वस्तु बनाई जाती हैं। जैसे अभी हमने आखेट पढ़ा था, तो आखेट में मैंने बताया था तीर कमान के माध्यम से, ठीक है, तीर कमान के माध्यम से शिकार करना, या आपने पढ़ा हो प्रताप के बारे में, ठीक है, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा हो आपने, तो वह भी अपने जो मेवाड़ वाले जो रीजन है वहाँ पर भील जनजाति जो निवास करती है उनका उन्होंने सहारा लिया था, या यूँ कहे भीलों ने उनको सहायता प्रदान की थी। तो वह लोग भी जो तीरंदाजी होती है, ठीक है, धनुष विद्या होती है, उसमें पारंगत होते हैं, तो वह लोग भी लकड़ी के माध्यम से, ठीक है, हथियार बनाने में निपुण होते हैं और चलाने में भी वो निपुण होते हैं। तो इस प्रकार से हम पेड़ों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ भी कर सकते हैं। रेशे को कपड़ा बनाने में तथा दृढ़ फल को भोजन व तेल बनाने के लिए भी किया जाता है। तने का उपयोग रबर, बलाटा, गोंद व रोल बनाने में इसका उपयोग होता है। विश्व स्तर पर संग्रहण का महत्व अधिक नहीं है। इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व व्यापार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। ठीक है, ये इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं तो विश्व व्यापार में प्रतिस्पर्धा भी नहीं होती, क्योंकि हर क्षेत्र में वनस्पति मिलती हैं और कहीं ना कहीं वो इस प्रकार की औषधि या इस प्रकार के खेल खिलौने या इस प्रकार के तीर, धनुष, बाण जैसी जो चीज़ें होती हैं ये बना सकते हैं। तो संग्रहण की जो एक्टिविटी है वो धीरे 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 विलुप्त होती चली गई, क्योंकि जैसे हमने पिछले अध्याय में चर्चा की थी कि प्राथमिक व्यवसाय, उसके बाद द्वितीय व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, और आज हम वर्तमान में चतुर्थ और पंचम व्यवसाय का अध्ययन करते हैं। तो ये धीरे धीरे जो समय के साथ साथ एक परिवर्तन आया, उसी के दरमियान संग्रहण की जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां आज भी संग्रहण किया जाता है और संग्रहण के माध्यम से बाजार लगाया जाता है। ठीक है, पेड़ पौधों, जो पेड़ की टहनियाँ होती हैं उनके माध्यम से सजावटी सामान बनाए जाते हैं। आखेट की क्रिया के द्वारा जब आखेट किया जाता है और पशु का शिकार किया जाता है तो पशुओं का जो शेष बचा कोई वस्तु होती है तो उससे विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं और उन्हें मार्केट में बेचा जाता है। आपने नाम सुना होगा हाट बाज़ार। ठीक है दोस्तों, आपने नाम सुना होगा हाट बाज़ार। तो हाट बाज़ार में ऐसी गतिविधियाँ उपलब्ध होती है जहाँ पर विभिन्न प्रकार से पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त औषधि, ठीक है, पेड़ पौधों से प्राप्त कोई इस तरह का लिक्विड औषधि भी प्राप्त होती है। तो हम ये देखते हैं कि आखेट और संग्रहण की जो गतिविधियाँ हैं वह मोस्टली ग्रामीण क्षेत्रों के परिवेश में और या फिर जंगलों के परिवेश में देखने को मिलती है, जहाँ मानव प्राकृतिक वातावरण में खुले में विचरण करता है और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता है। तो इसमें सभी तरह की, यानी कि खेल खिलौने से लेकर मार्केट लेवल तक बेचने की जो भी चीज़ें होती हैं वो आखेट और संग्रहण से एकत्रित कर ली जाती है। तो इस प्रकार से हमने संग्रहण के क्षेत्र को देखा। अब हम देखते हैं विश्व के मैप कर मानचित्र पर कि जो प्रमुख क्षेत्र हैं वह कहाँ कहाँ दिखाए गए हैं। देखिए, नंबर 1 हम देखें, सबसे पहले मलाया संग्रहण की एक्टिविटी होती है। ठीक है दोस्तों, ये जो पूरा रीजन है सुमात्रा और जावा आपको जो दिख रहा है, ये पूरा जो रीजन है, ये पूरा रीजन इंडोनेशिया द्वीप समूह का है। और यहाँ पर ये जो रीजन है ये देख पा रहे हैं आप, ये मलाया रीजन है। कौन सा रीजन है? मलेशिया। कौन सा रीजन है? मलेशिया। तो मलेशिया या मलाया प्रायद्वीप, इसको बोलते हैं मलाया प्रायद्वीप। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको एक में ज्योग्राफी में हम प्रायद्वीप एक ऐसा स्थलीय भाग होता है, प्रायद्वीप तीनों तरफ से
जो यहाँ जलीय भाग और यहाँ जलीय भाग, तीनों ओर से जल और एक भाग इसका स्थला हुआ, यानी कि एक भाग स्थलीय भाग मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ होना चाहिए और तीन और जो भाग हैं वे जल से घिरे होने चाहिए। वो स्थिति कहलाती है प्रायद्वीप। इसका एक अच्छा उदाहरण भारत के मानचित्र में आपको बता देता हूँ, आपको अच्छे समझ। तो भारत के प्रायद्वीपीय स्थिति कहलाती है। देखिए यहाँ बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये अरब सागर का हिस्सा और इसके दक्षिण में हिंद महासागर। तो तीनों ओर जल का भाग या अरब सागर या बंगाल की खाड़ी और यह हिंद, जबकि मुख्य भूमि से एक भाग जुड़ा हुआ है। मुख्य भूमि से एक भाग जुड़ा होने के कारण और तीनों ओर जल से घिरे होने के कारण इस भाग को हम प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मलाया प्रायद्वीप हो गया। कौन सा मलाया प्रायद्वीप? उसके बाद हम चर्चा करें तो कालाहारी मरुस्थल, ये अफ्रीका में मैंने आपको बताया था। अफ्रीका, तो यहाँ पर भी आपको एक्टिविटी भी होती है और आखेट की एक्टिविटी भी आपको देखने को मिली थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दक्षिणी पूर्वी एशिया पे चर्चा कर लेते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो समूह है वो आपको ये देखने को मिलेगा। ये दक्षिणी पूर्वी एशिया समूह जो समूह है, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया समूह है और यहाँ पे भी आखेट की गतिविधियाँ बहुत अधिक होती हैं। उसके कारण क्या है कि ये भूमध्य रेखा है। ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा निकट से गुजरने के कारण या विषुवत रेखा निकट से गुजरने के कारण यह होती है, यहाँ वर्षा होती है। वर्षा भी अधिक होती है और तापमान भी अधिक होता है। वर्षा भी अधिक होती है और तापमान भी अधिक होगा। जब वर्षा और तापमान दोनों की एक्टिविटी होती है तो सघन वन होंगे। कैसे वन होंगे? सघन वन होंगे। और जब सघन वन होंगे तो आखेट की गतिविधियाँ भी होगी, क्योंकि जीव जंतु भी अधिक निवास करेंगे और जो वृक्ष हैं वो भी अधिक घने होंगे, जिसके माध्यम से यहाँ पर संग्रहण की एक्टिविटी भी होती है और आखेट की एक्टिविटी भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो 3 क्षेत्र हो गए। मलाया रीजन हो गया, कालाहारी क्षेत्र हो गया, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र हो गया, पर्वतीय रीजन जो भी है, पर्वतीय क्षेत्र में आपको वेजिटेशन वनस्पति भी देखने को मिलती है और वहीं आपको जंगली जानवर भी देखने को मिलते हैं। और एक है अमेजन बेसिन का जो रीजन है, ये अभी आप देख पा रहे हैं। अमेजन रीजन जो है, यहाँ भी आखेट की स्थिति भी है। इस रीजन में आखेट की स्थिति भी आपको देखने को मिलती है और आपको संग्रहण का क्षेत्र भी देखने को मिलता है। दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण नोट्स आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं और विश्व के मानचित्र में भी आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न में अक्सर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि विश्व में संग्रहण के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आपको याद होना चाहिए। जैसे हमने मलाया प्रायद्वीप पढ़ा, इसमें सेमांग जाति सकाई जनजाति द्वारा ये क्रिया होती है। अमेजन बेसिन में हमने अभी जस्ट पढ़ा बोरो जनजाति द्वारा। कालाहारी क्षेत्र बुशमैन जनजाति द्वारा। दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक भागों में इस प्रकार का संग्रहण की एक्टिविटी देखने को मिलती है। आखेट की भी हमारी चर्चा हुई, तो आखेट में भी आपको महत्वपूर्ण मैपिंग के द्वारा आप इस पर काम कर सकते हैं, जिसमें हमने कनाडा में टुंड्रा प्रदेश पढ़ा, जहाँ पे एस्किमो जनजाति। उत्तरी साइबेरिया में आपने समोयोट को पढ़ा था, तुंग को पढ़ा था, याकुत को पढ़ा था। ठीक है, उत्तरी साइबेरिया। कालाहारी मरुस्थल में आपने बुशमैन जनजाति को पढ़ा। कॉन्गो बेसिन में आपने पिग्मी जनजाति को पढ़ा था। मलाया में सेमांग और सकाई जनजाति को पढ़ा। बोर्नियो में पुनान द्वारा वहाँ पर आखेट की गतिविधि होती है। न्यू गिनी में पापुआन द्वारा आपने पढ़ा था और अमेजन बेसिन में आपने जीवारो या यागुआ जनजाति द्वारा आखेट की गतिविधि को पढ़ा था। तो इस तरह से हमने आखेट और संग्रहण की एक्टिविटी दोनों को तुलनात्मक रूप से हमने अध्ययन कर लिया और संग्रहण का क्षेत्र कौन कौन से होते हैं ये भी हमने देख लिए और संग्रहण क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्यों ये अपनाया गया, ये भी हमने इस पर चर्चा कर ली है। नेक्स्ट हम नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।